This is your chemistry mentor and I welcome you to our YouTube channel Prashant Study। आप जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट 10th का जो सेकंड चैप्टर है उसको शुरू कर चुके थे और फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप जाकर उसको देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने एसिड बेस के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सीखा था। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करें। आज के क्लास में हम कुछ आगे के टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, तो आज की क्लास में सबसे पहले हम जो कवर करेंगे वो है इंडिकेटर्स के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। देखो, इंडिकेटर्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी दूसरे केमिकल का नेचर बताते हैं कि वो एसिडिक नेचर में है या बेसिक नेचर में। ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी दूसरे केमिकल के बारे में बताते हैं कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने लिखा हुआ है, एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस और अ केमिकल दैट चेंजेस इट्स कलर ऑर्डर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। मतलब इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे केमिकल्स होते हैं जो अपने कलर को, अपनी ऑर्डर मीन्स स्मेल को, इन सब को चेंज करके हमें ये बताते हैं कि हमारे पास जो गिवन केमिकल है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। जिनमें से कुछ इंडिकेटर्स के मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिए हैं, जैसे लिटमस आपका इंडिकेटर होता है। ये आपको पेपर की फॉर्म में भी मिल जाता है और केमिकल की फॉर्म में भी मिल जाता है। टर्मरिक हल्दी होती है, जो हमारे घर में हल्दी होती है ना, वो भी एक इंडिकेटर की तरह काम करती है। किस तरीके से करती है उसको अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब इंडिकेटर्स के कुछ टाइप होते हैं। जैसे पहला टाइप क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स। ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे टर्मरिक एंड लिटमस, ये दोनों ही नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, ये हमें नेचर से मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, मतलब जो मैनमेड हैं, उसके एग्जांपल है फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। ये दोनों जो है हमारे ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं। उसके बाद एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, पीएच जिसको हम बोलते हैं। ये आपके 3 टाइप ऑफ इंडिकेटर्स हो गए। अब तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से हमें किसी भी केमिकल के बारे में ये बताते हैं कि वो एसिडिक है नेचर में या फिर बेसिक है। तो नेचुरल इंडिकेटर से शुरू करते हैं हम सबसे पहले। देखो, नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें नेचर से मिले हैं, उसका एग्जाम्पल हमारे पास लिटमस है और टर्मरिक है। सबसे पहले लिटमस की बात कर लेते हैं। जो लिटमस होता है हमारा, 2 तरीके के होते हैं, एक रेड कलर का होता है और एक ब्लू कलर का होता है। अब होता क्या है, रेड लिटमस पेपर को जब हम किसी केमिकल में डालते हैं तो अगर वो एसिडिक है तो वो रेड कलर में ही रहेगा, पर अगर वो बेसिक है तो वो कलर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, और अगर ब्लू लिटमस की बात करें, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं तो अगर रेड लिटमस पेपर है तो वो उसको ब्लू कलर का कर देगा, और ब्लू लिटमस पेपर है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो एसिड जो है वो रेड कलर कर देता है और बेस जो है वो ब्लू कलर कर देता है लिटमस पेपर का। ठीक है, अगर वो ब्लू है तब तो कोई चेंज आएगा नहीं बेस के केस में, पर अगर रेड है तो ब्लू हो जाएगा। ऐसे ही एसिड है, अगर एसिड के केस में आपने रेड लिटमस पेपर लिया है तो रेड ही रहेगा, पर अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर लिया है तो ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा होता है लिटमस के केस में। रेड कलर एसिड को रिप्रेजेंट करता है, ब्लू कलर बेस को रिप्रेजेंट करता है। आप बी से याद कर सकते हैं, बी बेस बी और ब्लू भी बी। ठीक है, तो बेस के लिए ब्लू कलर, एसिड के लिए रेड कलर। अब बात करते हैं टर्मरिक, हल्दी की। टर्मरिक जो है वो एसिड के साथ उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आता है। आपको पता है टर्मरिक येलो कलर की होती है, तो अगर एसिड आप टर्मरिक के कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, बट अगर बेस आएगा तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, येलोइश ऑरेंज कलर आ जाता है। ठीक है,
जैसा आपने देखा होगा, मान लो कि आपके पास कोई वाइट कलर की शर्ट है, आपने नई नई कोई शर्ट पहनी, नई नई कोई ड्रेस पहनी, वाइट कलर की बहुत ही मस्त सी आपने ड्रेस बनवाई। अब आप चले गए एक शादी में खाना खाने के लिए और गलती से किस्मत खराब हो गई और खाना गिर गया आपके कपड़ों के ऊपर। हाउ बैड, है ना। पर कोई नहीं, चलो गिर गई। उसके बाद आपने देखा होगा जब आप उसको धोने के लिए डालते हो और जब आप उस पर सोप अप्लाई करते हो, तो सोप अप्लाई करने के बाद उसमें आपको एक कलर चेंज दिखाई देता है। जब वो आपके वो स्टेन लगा था कपड़ों पे तब वो येलो कलर का था, बट जब आप उस पर साबुन लगाते हो तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है और थोड़ा सा येलोइश ऑरेंज शेड उसमें आ जाता है ना। येलोइश ऑरेंज शेड उसमें आ जाता है। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि बेस जो है वो हमारे सोप का नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है सोप का। सोप एक बेस का एग्जाम्पल है, तो सोप का एक बेसिक नेचर होता है। तो आपने क्या किया, बेस को अप्लाई किया टर्मरिक पर, हल्दी पर, तो उसका कलर तो चेंज होना ही है ना। तो हल्दी का चेंज कलर होता है जब बेस आप अप्लाई करते हो। एसिड अप्लाई करोगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो लिटमस और टर्मरिक अपना कलर चेंज करके हमें एसिड और बेसिक नेचर के बारे में बताते हैं कि आपने जो उस पर केमिकल लगाया है वो एसिडिक है नेचर में या फिर बेसिक। तो ये दोनों ही अपना कलर चेंज करके हमें बताते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो कि है फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, फिनोफ्थलीन आप आगे साइंस में, जब आप आगे 11th-12th में साइंस लेंगे तो उसमें फिनोफ्थलीन आपको कई बार यूज़ करने को मिलेगा। ठीक है, तो फिनोफ्थलीन होता क्या है, ये कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक, कलरलेस लिक्विड होता है तो खुद का कोई कलर नहीं है। फिर आपने क्या किया, उसके अंदर एक एसिड मिक्स किया। तो जब आप फिनोफ्थलीन के अंदर एसिड मिक्स करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा जब आप एसिड मिक्स करेंगे फिनोफ्थलीन के अंदर। पर अगर आप बेस को मिक्स करेंगे फिनोफ्थलीन के अंदर तो पिंक कलर आता है। ठीक है, कौन सा कलर आता है, पिंक कलर आता है। तो फिनोफ्थलीन जो है ये भी अपना कलर चेंज करके ही हमें एसिड या बेस के बारे में बताता है। तो जब एसिड डालेंगे तो नो चेंज और बेस डालेंगे तो पिंक कलर आएगा। ठीक है, ये कलर आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने एक इंडिकेटर लिया है, कोई भी इंडिकेटर दे देंगे, मान लो फिनोफ्थलीन ही दे दिया, और फिर बोलेंगे कि आपने उसके अंदर एक केमिकल डाला है जो एसिडिक इन नेचर है, तो कलर में क्या चेंज आएगा आप बताइए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 मार्क में आ सकता है। तो आप थोड़ा इसके कलर्स याद रख लीजिएगा कि कौन सा इंडिकेटर किस कलर में एसिडिक और बेसिक को बताता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है ये एसिड में रेड कलर देता है और बेस के साथ येलो कलर देता है। ठीक है, एसिड रेड बेस येलो, एसिड रेड बेस येलो, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड के साथ रेड और बेस के साथ येलो कलर देता है। ठीक है, तो ये दोनों भी अपना कलर चेंज करके ही हमें बताते हैं कि एसिडिक नेचर वाला केमिकल है या फिर बेसिक नेचर वाला केमिकल है। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं पीएच, जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है। देखो, आपने अभी तक देखा कि हमने जितने भी इंडिकेटर्स पढ़े, जैसे पहले लिटमस पढ़ा, टर्मरिक पढ़ा, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये चारों ही क्या करते हैं, ये चारों ही अपना कलर चेंज करते हैं और कलर चेंज करके ये बताते हैं कि एसिडिक है नेचर केमिकल का या बेसिक है नेचर केमिकल का। पर इनमें से कोई भी ये नहीं बताता कि एसिडिक है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। इस बारे में अभी तक हमें कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं मिला जो हमें ये बता सके कि एसिडिक नेचर है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, बेसिक नेचर है तो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। ठीक है, पर अब हम जो यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि होता है पीएच, वो हमें
ये तो बताएगा कि एसिडिक है या बेसिक है नेचर, पर उसके साथ साथ हमें ये भी बताएगा कि जो हमारा एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या बेस है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, और ऐसे ही बेस है तो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, तो ये हमें उसकी स्ट्रेंथ के बारे में भी बताएगा। इसके नाम में ही जो है वो स्ट्रेंथ छुपा हुआ है। जैसे P है, P स्टैंड्स फॉर पोटेंस। ठीक है, P स्टैंड्स फॉर पोटेंस, और पोटेंस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ। तो ये हमें स्ट्रेंथ बताता है एसिड और बेस की। ठीक है, और कैसे बताता है? वो H+ आयन की हेल्प से बताता है। ठीक है, तो मतलब ये H+ आयन के अमाउंट की हेल्प से हमें ये बताएगा कि हमारा एसिड है या बेस है, और साथ में एसिड है तो स्ट्रॉन्ग या वीक, बेस है तो स्ट्रॉन्ग या वीक। देखिए, जैसे कि आपके सामने ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये pH स्केल है। pH स्केल हमें मिलता है, मार्केट से मिल जाता है ये। इसमें क्या होता है, ऐसे 0 से लेकर 14 तक नंबर के साथ डिफरेंट कलर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे के सारे डिफरेंट कलर्स है ना। अब ये डिफरेंट कलर्स जो हैं, ये क्या क्या कैसे कैसे हम पता लगा सकते हैं? देखो, ये जो 7 है, ये 7 होता है न्यूट्रल। 7 क्या होता है? न्यूट्रल, जो कि हमें वाटर का मिलता है न्यूट्रल। हम बोलते हैं वाटर न्यूट्रल होता है, तो 7 न्यूट्रल का pH होता है। वाटर का pH 7 होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम 7 से इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर सारे बेस आते हैं, और जब हम 7 से 0 की तरफ जाते हैं तो हमारे सारे एसिड्स आते हैं। ठीक है, मतलब 7 हमारा सेंटर हो गया न्यूट्रल का, 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो सारे बेस आएंगे, और 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो हमारे एसिड्स आएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 से 0 की तरफ एसिडिक नेचर, और 0 से 14 की तरफ जाएंगे तो एल्कलाइन। एल्कलाइन बेसिक ही होता है। एल्कलाइन उन बेस को बोलते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, एल्कलाइन वो वाले बेस होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, इसलिए यहाँ पर एल्कलाइन लिखा हुआ है। बाकी एल्कलाइन और बेसिक दोनों सेम होते हैं। ठीक, अब 0 की तरफ जब हम गए तो 0 के सबसे पास 0, 1, ये क्या होंगे? इधर की साइड जो है एक्सट्रीम एंड में स्ट्रॉन्ग एसिड आएंगे, और जितना आप 7 की तरफ जाते जाओगे वीक एसिड आएंगे। ठीक है, तो मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ होगा 0 पर, फिर उससे वीक 1, फिर उससे वीक 2, फिर उससे वीक 3, और जैसे जैसे आप 7 की तरफ जाओगे एसिड वीक होते चले जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हम इधर की तरफ जाते हैं 14 की तरफ, तो यहाँ पर बेस आएंगे। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा 14 पर, 14 से 13 पर थोड़ा सा वीक बेस, फिर और वीक, 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 और ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे आप 7 की तरफ आते जाएंगे आपके बेस जो है वो वीक होते चले जाएंगे। तो आपको जो स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा वो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे मिलेगा, और जो स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा वो एक्सट्रीम राइट एंड पर मिलेगा। ठीक है, जो जितना एंड की तरफ होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और जो जितना 7 की तरफ होगा बीच में होगा वो उतना ही वीक। ठीक है, अब इस pH स्केल को यूज़ किस तरीके से किया जाता है? देखो, हमें साथ में pH स्केल के साथ pH पेपर मिलता है। ये pH पेपर है, ये आपको स्ट्रिप दिखाई दे रही है, ये येलो कलर की जो स्ट्रिप्स होती हैं ये आपकी pH पेपर की होती है। आपको क्या करना होता है, ये एक जो स्ट्रिप है इसको, स्ट्रिप को किसी केमिकल के अंदर ऐसे डिप करना होता है। जब आप केमिकल के अंदर इसको डिप करेंगे तो ये वाला पोर्शन में कुछ कलर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये जो कलर आया आपको क्या करना होता है, इस स्ट्रिप को ऐसे यहाँ पे लगा के मैच करना होता है कि आपकी स्ट्रिप किधर मैच कर रही है। जो उसमें स्ट्रिप पे कलर आया आगे वो आपको यहाँ मैच करना होता है कि वो कौन सा कलर मैच हो रहा है। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका कलर यहाँ पर मैच हो गया 1 पर। ठीक है, अब 1 पर मैच हुआ तो आपको पता है भाई 7 से जब आप 0 की तरफ जाते हैं तो सारे एसिड आते हैं, तो एसिड तो है ये, और एसिड भी स्ट्रॉन्ग है या वीक है वो भी पता चल जाएगा क्योंकि एक्सट्रीम एंड की तरफ है। अब ये एंड की तरफ है तो मतलब ये एसिड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और आपने अगर स्ट्रिप लगाई और मान लो कि 10 पर मैच हो गई
10 पर मैच हो गई तो आपको पता चला कि भाई 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं, मतलब होगा तो बेस है और 10 पर है। 10 पर है तो स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं होगा, वीक बेस होगा, तो ये एक वीक बेस है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप किस तरीके से यूज़ करेंगे पीएच स्केल और पीएच पेपर को। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक और तरीके के वो होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। वो इंडिकेटर्स क्या करते हैं, हमें ऑर्डर की हेल्प से, ऑर्डर को चेंज करके हमें बताते हैं कि आपका जो केमिकल है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, उनको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री। ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स उनको बोलते हैं। वो क्या करते हैं, स्मेल को चेंज करके आपको बताते हैं कि आपका एसिडिक नेचर है या फिर बेसिक नेचर है। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं अनियन जो है वो एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। वो अपनी स्मेल को चेंज करता है। एसिड में कोई और स्मेल होती है और जब उसको बेस में डालते हैं तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, तो स्मेल को चेंज करके बताता है। उसके अलावा आपका वेनिला भी एक एग्जाम्पल है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का। वो भी अपनी फ्रेगनेंस या स्मेल को चेंज करके आपको ये बताएगा कि ये एसिड है या बेस। एसिड में अलग फ्रेगनेंस होगी और बेस में अलग फ्रेगनेंस होगी। ठीक है, तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल को चेंज करके, जो ऑर्डर को चेंज करके आपको बताएंगे कि एसिड है या बेस। उसके अलावा हमने जो बाकी इंडिकेटर्स देखे, चाहे वो पीएच हो, चाहे वो टर्मरिक हो, लिटमस, फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सारे कलर को चेंज करके बताते हैं। जिनमें से सिर्फ पीएच ही एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में भी बताता है। बाकी हमें एसिड और बेस तो बता देते हैं, बट वो स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में नहीं बता पाते। पर पीएच इकलौता ऐसा इंडिकेटर है जो हमें स्ट्रेंथ के बारे में भी बताता है। ठीक है, उसके बाद एक केमिकल के बारे में हमें पढ़ना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसके बारे में? सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, आपने नाम सुना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसकी प्रिपरेशन कैसे करती है? हमें बहुत सारे और भी सॉल्ट्स हैं जिनकी प्रिपरेशन पढ़नी है, जो कि अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है और क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, और प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनका क्या क्या यूसेज होता है। ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड। ठीक है, आपको इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए। और क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रिपरेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, इस तरीके से। और रिएक्शन, ये जो आपके सामने रिएक्शन दिखाई दे रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन ज़रूर पूछते हैं। जब भी प्रिपरेशन पूछेंगे तो आपको रिएक्शन तो लिखनी ही पड़ेगी, तो रिएक्शन भी आपको साथ के साथ याद करनी है। तो देख लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। देखो, होता क्या है, जब आप एक्वा सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन, जिसको ब्राइन बोलते हैं, ठीक है, ब्राइन क्या है? ब्राइन जो है वो सोडियम क्लोराइड NaCl का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है उसको ब्राइन बोल देते हैं। ठीक है, इतना बड़ा एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बोलने की जगह हम सीधा ब्राइन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ब्राइन से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, और जब ब्राइन से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो हमारे पास डिकम्पोजिशन के बाद आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये किस तरीके से आता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, ये क्या है, ये हमारे पास एक पूरा सेटअप है, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस की जा रही है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं ना, दो हमारे पास इलेक्ट्रोड होती हैं, जैसे एक ये इलेक्ट्रोड हो गई, एक ये इलेक्ट्रोड हो गई, ये दो इलेक्ट्रोड्स आपको दिखाई दे रही है। फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पर बैटरी जोड़ते हैं। जब हम यहाँ पर बैटरी लगाएंगे तो बैटरी की वजह से एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और नेगेटिव टर्मिनल इधर है। ठीक है, अब पॉजिटिव टर्मिनल के यहाँ पर जो जुड़ी होगी इलेक्ट्रोड,
वो पॉजिटिव होगी क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, और नेगेटिव टर्मिनल से जो जुड़ी हुई है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगी। पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई जो इलेक्ट्रोड होती है उसको एनोड बोलते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल से जो जुड़ी होती है उसको हम कैथोड बोलते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव वाली एनोड और नेगेटिव वाली कैथोड। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है नीचे, ये NaCl सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। ठीक, अब होगा क्या, NaCl से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो Na+ और Cl- अलग हो जाएंगे। और ये क्या था, ये एक एक्वा सॉल्यूशन था, और मैंने आपको बताया एक्वा सॉल्यूशन के अंदर वाटर होता है, तो वाटर से H+ और OH- ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को इस NaCl के एक्वा सॉल्यूशन से पास किया तो NaCl का Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया, और वाटर का H+ अलग हो गया और OH- अलग हो गया। ठीक है, अब देखो होगा क्या, ये जो Cl, पहले H+ देखते हैं। H+ जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। तो ये जो हाइड्रोजन का H+ है वो जाकर यहाँ पर इस वाली इलेक्ट्रोड जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उस पर जाकर अटैच होना शुरू करेगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो H+ जो है वो इस नेगेटिव टर्मिनल वाली इलेक्ट्रोड के साथ, जिसको हम कैथोड बोलते हैं, उसके साथ जाकर अटैच हो जाएगी। ठीक है, और अपना यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव है मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिव है मतलब यहाँ इस वाली कैथोड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो H+ क्या करेगा, H+ जाकर इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेकर H एटम बना लेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो Cl- है ये नेगेटिव ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव जो Cl- है वो जाकर पॉजिटिव एनोड के साथ अटैच हो जाएंगी, इस वाली इलेक्ट्रोड के साथ अटैच हो जाएगी। समझ गए ना, इतना क्लियर हो गया होगा कि H+ जो बना है वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ जाकर अटैच होगा, और Cl- जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। ठीक है भाई, इतना तो मैम क्लियर हो गया, अब आगे बताइए। ठीक है भाई, बता देते हैं। अब ये दोनों अटैच हो चुके हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पे मैंने आपको रिएक्शन लिखकर दिखाई हुई है। 2 H+ जाएंगे, यहाँ पे से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और H ये 2 बना लेंगे, और फिर आपस में जुड़कर H2 गैस बना लेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन, एक क्लोरीन जाएगा नेगेटिव के साथ, दूसरा क्लोरीन जाएगा नेगेटिव के साथ। अब ये वाली इलेक्ट्रोड तो पॉजिटिव है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और फिर जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो खुद बन जाएंगे Cl एटम, और Cl एटम बनने के बाद ये आपस में एक दूसरे से अटैच होकर Cl2 बना लेंगे, जैसा कि मैंने इस रिएक्शन के अंदर दिखाया हुआ है कि 2 Cl हैं, दोनों ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए और Cl2 आपस में मिलकर बना लिया। ठीक है, अब ये तो हो गया H2 गैस कैसे बनी और Cl2 गैस कैसे बनी। आपको याद होगा यहाँ पर अभी NaCl का Na+ बचा हुआ था और वाटर का OH- बचा हुआ था, है ना। ये दोनों आपस में जुड़कर NaOH बना लेंगे, ये दोनों आपस में जुड़कर NaOH बना लेंगे। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस से कितने प्रोडक्ट मिले, 3 प्रोडक्ट मिले। क्या क्या मिले, एक तो हमें H2 गैस मिली, दूसरा हमें Cl2 गैस मिली, और तीसरा हमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला। 3 प्रोडक्ट मिले हैं हमें इस इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से। आई होप आपको इलेक्ट्रोलिसिस की ये प्रोसेस क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखो NaCl को जब हमने, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन था, ठीक है, उससे हमें क्या क्या मिला, NaOH मिला, Cl2 मिला और H2 मिला। हमने यही देखा अभी पीछे। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली
प्रोसेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो हमें क्लोर मतलब क्लोरीन मिला यहाँ पे, है ना। दूसरा एल्कली मतलब NaOH मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, इसको एल्कली बोलते हैं। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि हमें इसमें से क्लोरीन और एल्कली मिला है, ठीक है, इस वजह से इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होती है, राइट इट्स रिएक्शन। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस आप बताएंगे जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं हम एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से, तो वो डिकम्पोज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं, और साथ में आप रिएक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के साथ बताना होगा तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है इसको हम आगे 3rd चैप्टर में भी पढ़ेंगे, जब हम मेटल्स की रिफाइनिंग पढ़ेंगे, कि जब हम निकालते हैं माइन से मेटल तो वो प्योर फॉर्म में नहीं निकलता है, आपको उसे प्योरीफाई करना पड़ता है। तो जब आप उसको प्योरीफाई करते हैं तो कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनको प्योरीफाई करने के लिए आपको सेम यही वाला सेटअप यूज़ करना होता है। तो वहाँ पर भी आप इसको पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभी तो मैंने थोड़ा बेसिक बताया है, फिर और अच्छे से समझेंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। अब ये जो हमारे पास आए हैं प्रोडक्ट्स H2Cl2 NaOH, ये इंडस्ट्रियली इनका क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस जो है वो फर्टिलाइज़र्स में जो अमोनिया होता है, आपको पता है फर्टिलाइज़र्स अलग अलग तरीके के आते हैं, इसमें से जो फर्टिलाइज़र्स अमोनिया से बने होते हैं उस अमोनिया को बनाने में हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। और हाइड्रोजन गैस एक बहुत अच्छा फ्यूल भी है, तो हाइड्रोजन गैस को एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है। क्लोरीन गैस की अगर बात करें तो क्लोरीन गैस वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। आपने सुना होगा क्लोरीन की गोलियां आती हैं छोटी छोटी, उनको आप वाटर में डालते हैं, ठीक है, ताकि उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे। PVCs में यूज़ होती है बनाने में, इनको बनाने में यूज़ करते हैं, और डिसइंफेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है क्लोरीन को। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ किया जाता है? मेटल्स को डीग्रीस करने के लिए। सोप और डिटर्जेंट जो हमारे घर में सिंपली यूज़ होते हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को, और पेपर बनाने में भी यूज़ किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। अब HCl कैसे बनता है? देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस बनी है और जो क्लोरीन गैस बनी है ये आपस में रिएक्ट करके HCl बना लेती हैं, ठीक है। तो HCl भी बनता है यहाँ पर, तो HCl का भी देख लेते हैं क्या यूज़ है। क्लीनिंग स्टील, स्टील को क्लीन करने के लिए, मेडिसिन के अंदर, कॉस्मेटिक्स के अंदर, ये सारी जगह पर HCl यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रोसेस से हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स बने हैं, और ये सारे ही प्रोडक्ट्स कितने ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ये प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इसके प्रोडक्ट्स यूज़फुल हैं हमारे लिए, इसलिए ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट बनता है हमारे लिए। तो अच्छे से मैंने समझाया है, आप इसको लर्न कीजिएगा। आई होप काफ़ी आपको यहाँ पर इसी टाइम याद हो गया होगा। जब आप इसको एक बार और पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे, तो ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा और आपको लर्न भी हो जाएगा। कोशिश किया करो कि जो भी मैं क्लास लेती हूँ उसके बाद आप इसको 1-2 बार और देखें, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ऑफ द डे की बात आती है, तो देख लेते हैं कि आज मैं आपके लिए कौन सा क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसका आंसर आपको मुझे देना है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है, आप इजीली बिल्कुल आंसर इसका कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, यू हैव 2 सॉल्यूशंस A एंड B। आपके पास 2 सॉल्यूशन है A एंड B। द pH सॉल्यूशन ऑफ A इज 6। pH ऑफ सॉल्यूशन मतलब A जो है उसका pH कितना है 6, और जो B है उसका pH है 8। तो A का pH 6 है, B का pH 8 है। आपको क्या बताना है, विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इन दोनों में से किसकी pH आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है?
और आपको ये भी बताना है कि इनमें से एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है। ठीक है, तो अगर आपने पीएच वाला टॉपिक अच्छे से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का बहुत ही ईजिली आंसर कर पाएंगे। आपको बहुत ही ईजी क्वेश्चन मैंने आज दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास में बहुत मज़ा आया होगा, सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। और क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करिएगा, मैं आपके आंसर्स का वेट करूँगी। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर मेंशन कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आप मुझे वहाँ पर फॉलो करते रहें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप अपनी केमिस्ट्री को बहुत ही ईजी तरीके से सीखते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।